तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। और आपसे मेरा एक सवाल, क्या आपकी इंग्लिश के पेपर की तैयारी पूरी हो गई है? क्या आपको पता है कि आपके इंग्लिश के पेपर में वे कौन से सेक्शन से, कौन से चैप्टर से जिनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिनसे हर साल कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है? क्योंकि लास्ट के टाइम पे आप पूरे सभी चीज़ों को तो पढ़ेंगे नहीं, हाई वेटेज एरियाज़ को भी पढ़ना है सिर्फ, ठीक है? और अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो आपको जानना चाहिए। 10 मिनट देखकर इन चीज़ों की जानकारी हासिल करिए और उस पे काम कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर बताऊँगा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रखने वाले चैप्टर्स हैं आपके दोनों ही बुक में, ठीक है? तो पहले हम करते हैं फर्स्ट फ्लाइट प्रोज सेक्शन की बात। इसमें से अ लेटर टू गॉड, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। और इसके अंदर लेंचो का जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर स्केच के तौर पर निश्चित तौर पे आ ही जाता है। वो 4-5 ऑप्शन ही है जिन्हें वो बार-बार हर साल रिपीट कर रहा है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर, इसमें से भी कैरेक्टर स्केच आ जाता है। साथ ही इसके अंदर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक अपार्थाइड सिस्टम के ऊपर बनता है और दूसरा बनता है ट्विन ऑब्लिगेशन के ऊपर। नेक्स्ट हम आपका मैडम राइट द बस वल्ली वाला स्टोरी, ठीक है? इसके अंदर वल्ली वल्ली का कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। और साथ ही साथ ये थी जाते वक्त खुश होकर गई थी और लौटते वक्त जो वो दुखी होकर लौटी थी, इन चीज़ों के पीछे का कारण, ये जो उसको एक्सपीरियंस हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको किसी न किसी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछेगा, आपको उसका आंसर करना होगा, ठीक है? तो सीधे-सीधे सेम क्वेश्चन मिलेगा ये ज़रूरी नहीं, लेकिन इन चीज़ों को आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, ये कन्फर्म है। नेक्स्ट है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें से जो सेकंड स्टोरी है एरोप्लेन वाला, ये ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लाइट के पोएट्री सेक्शन में। तो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, ठीक है? और साथ ही साथ द बॉल पोएम। ये कुछ ऐसे पोएट्रीज हैं जिनके ऊपर हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। और इन पोएम का एक खास बात है कि इन पोएम्स में आपको थीम लिखने को आ जाएगा, सेंट्रल आइडिया लिखने को आ जाएगा, है ना? तो इनको एक बार जरूर से देख ले। हो सकता है इसके 4 लाइन उठाकर आपको दे दे और बोले कि भैया ये कौन सा पोएम का है, इसके राइटर कौन है, फिर उसको 4 लाइन के आधार पर कोई सवाल पूछा रहेगा। और इसमें सबसे अधिक रिपीट अगर कोई होता है तो वो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है? उसके बाद आपका है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला सेक्शन, ठीक है? सप्लीमेंट्री रीडर जो आपको दिया है। इसमें आपका अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसमें जो ट्रिकी का कहानी है, मिसेस पम्परी का कहानी है, डॉक्टर का कहानी है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर है द थीप्स स्टोरी और द नेकलेस, मटिल्डा वाला, ठीक है? ठीक। तो बोली का जो चैप्टर, उसमें जो बोली का कैरेक्टर स्केच, मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से। तो इस प्रकार से आपके दोनों बुक के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हो जाते हैं जिनको बारे में आपको पता होना ही चाहिए। फिर आपका फॉर्मल लेटर में क्या आता है? प्रिंसिपल को एप्लीकेशन आएगा या फिर एडिटर को आएगा, जिसमें से आपको फॉर्मेट निश्चित तौर पर पता होनी चाहिए। फॉर्मेट में मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपका फॉर्मेट सही है और अंदर का कंटेंट थोड़ा बहुत गलत भी है, वो चलेगा काम। लेकिन अगर आपने फॉर्मेट गलत किया तो वो सीधे सीधे कॉपी चेक करने वालों के आंखों में गड़ जाता है। फिर उसके बाद आप अच्छा भी लिखे हो तब भी नंबर अच्छे नहीं आते। फिर आता है आपका पैराग्राफ राइटिंग। इसके अंदर वैल्यू ऑफ गेम्स, माय हॉबी, ठीक है, माय स्कूल, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये कुछ खास टॉपिक है जो हर साल बार बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद आपको लिखने के दौरान चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको ज़्यादा कट्टम कुट्टी नहीं करना है। इतना नहीं खोड़ देना है पेज के अंदर कि लगे कि कोई तिलचट्टा या मक्खी बिठा के रखा है। सिंपल अगर गलती होता है, सिंपल वन स्ट्रेट लाइन में उसको काटे और आगे बढ़े। और कोशिश करेंगे हर सेक्शन को कंप्लीट करते जाने का। ये नहीं कि एक सेक्शन से यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाया, दूसरा वहां से। ऐसे नहीं कि आपको कोई दिक्कत होने वाला है। कॉपी काटने वाले को आप जितनी ज्यादा परेशानियां देंगे, आपके मार्क्स आने में उतनी दिक्कत होगी। मैं साफ बता दे रहा हूँ। लॉन्ग आंसर्स को आंसर करने के लिए आप बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट सिस्टम क्या होता है? मान के चलिए क्वेश्चन है, तो आपको पॉइंट्स में आंसर देना है, ठीक है? अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट में दीजिए। बस शुरुआत में क्या करिए? राइटर्स नेम और चैप्टर नेम, ये आपको शुरुआत में ऐड करना है। उसके बाद 4-5 पॉइंट में उसका आंसर दे दीजिए, क्योंकि आपका वर्ड लिमिट 100 टू 120 के आसपास होता है इसमें। वो पूरा हो जाएगा। नहीं होता है तो और जोड़ दीजिए। साथ आपको और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो आप आंसर करते हैं उसमें से कीवर्ड्स को जरूर अंडरलाइन करेंगे। कीवर्ड्स में क्या आ जाते हैं? मान के चलिए अगर मैं बात कर रहा हूँ नेल्सन मंडेला चैप्टर की, तो उसमें से कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे ट्विन ऑब्लिगेशन, अपार्थाइड सिस्टम। ये क्या हो गए? उसके कीवर्ड्स हो गए। तो ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। आप ब्लैक एंड ब्लू पेन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स को लिखने के लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिए, बाकी चीज़ों को ब्लू पेन से लिखिए। इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी चेक करने वाला चाहता है आप ऐसे लिखे, मत घबराइए आप।
ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें और वर्ड लिमिट को ध्यान में रखें। अगर 50 वर्ड्स बोला गया है तो 50 वर्ड्स के अंदर ही पूरा करिए उसको, क्योंकि एक तो ज़्यादा लिखने पे वो आपका टाइम भी खाएगा और वो कोई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं दिलाता, इसलिए उन चीज़ों से बचे। ठीक है, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर्स इमीडिएट इंटरनल रिएक्शन अपॉन सीइंग लेंचोस लेटर, कि लेंचो का पत्र देखकर पोस्ट मास्टर की तात्कालिक, ठीक है, वो इमीडिएट रिएक्शन क्या था, ठीक है, क्या प्रतिक्रिया थी उसकी। तो आपके ऑप्शंस है, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, ही वॉज स्टन्ड, वह दंग रह गया, ही ब्रोक आउट लाफिंग बट सुन बिकम सीरियस, वह जोर से हंसा लेकिन तुरंत गंभीर हो गया, या फिर डी, ही थ्रू द लेटर अवे। तो आपका सी नंबर देखिए आंसर मेंशन है। जब उसने उसका जो लेटर देखा था जिसपे भगवान का एड्रेस लिखा होता, तो शुरुआत में तो उसे हंसी आई, पर फिर बाद में उसका जो भरोसा था भगवान के ऊपर, उसे देखकर वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया था और फिर उसने फैसला किया कि उसकी मदद करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसने पैसों का इंतजाम किया था। ठीक, तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रेम्प ओवर इट, व्हाट डज मंडेला मीन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उस पर विजय है। इस बात को कहने से मंडेला का क्या तात्पर्य है ये बताना है। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन देखिए सी हो जाता है फिर से, कि मंडेला के अनुसार बहादुर वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, ठीक है, बल्कि वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है और उस पर जीत हासिल करता है, उस पर विजय हासिल करता है। ठीक, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी, करेज इज द एबिलिटी टू कनकर वंस फियर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बॉल पोएम। ठीक है, द बॉल पोएम का मुख्य विषय या फिर सेंट्रल थीम क्या है। तो इसका आंसर देखिए आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें मेंशन है। ठीक है, द रियलिटी ऑफ लॉस एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक, यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन में चीजें खोएंगी और हमें उस नुकसान के दुख को सहकर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा और ये चीज हमें सीखना होगा। तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द नरेटर सी इनसाइड द अदर प्ले इन द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन में उसके जो कथाकार है, ठीक है, कथावाचक जिसे हम बोलते हैं, दूसरे विमान के अंदर क्या देखते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मेंशन क्या हुआ है, बी। ठीक है, अनदर पायलट वेबिंग एट हिम, दूसरा एक और पायलट उसके अंदर दिखता है जो क्या कर रहा था, अपना हाथ हिलाकर उन्हें इशारा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ठीक है, इसके अंदर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन बोलता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है पहले उसको समझेंगे। ठीक है, जब किसी भी ऐसे चीज को जो कि एक इंसान ना हो उसे इंसानी गुण दिया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब इसको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बाघ के लिए ही का प्रयोग हुआ, ठीक है, जबकि ही किसके लिए प्रयोग होता है, इंसानों के लिए। तो इस प्रकार से उसे क्या दिखाया जा रहा है कि इंसान की तरह दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई वाज एन फ्रैंक असाइंड अ चैटर बॉक्स ऐसे। एन फ्रैंक को चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने को क्यों दिया गया था। ठीक, तो इसका आंसर देखिए सी है। सी में क्या लिखा है, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग टू मच इन क्लास। वो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, हमेशा बात करते थे, एकदम बातूनी कीड़ा थी वो। इस वजह से उसके जो टीचर थे, अच्छा टीचर कौन से थे, मैथमेटिक्स के टीचर, ठीक है, तो उनके मैथमेटिक्स के टीचर ने उन्हें ये पनिशमेंट के तौर पर दिया था ताकि वो सुधर जाए। पर क्या वो सुधरी, ना ना, बल्कि शिक्षक को सुधार दी। लड़कियों से पंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डू हेमलॉक ट्री एंड क्रो रिप्रेजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि ये जो हमारा पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके अंदर हेमलॉक ट्री और क्रो किस चीज को दर्शा रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा हो जाएगा सोरो एंड इलोमेन। क्यों, क्योंकि इनका मीनिंग होता है दुख और अपशकुन। ठीक है, तो ये उन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट सैडेंड वल्ली ऑन हर रिटर्न जर्नी इन मैडम राइट द बस। ठीक है, मैडम राइट्स द बस वाला जो चैप्टर है उसमें वल्ली जब रिटर्न हो रही थी उसको किस चीज ने उदास कर दिया। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है द साइट ऑफ अ डेड काउ बाय द रोड साइड। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब वो जा रही थी वही गाय बस के आगे आगे पूंछ उठा के दौड़ रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुशी मिली थी। बट जब वो रिटर्न हो रही थी उस दौरान उसने देखा कि वही गाय क्या थी, रोड पर मरी पड़ी थी, चारों टांगी ऊपर फैलाई हुई थी। ठीक है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, उसके अंदर की सारा जितना भी वो खुशी खुशी गई थी सब कुछ कहीं ना कहीं अंदर दब जाता है और वो उसे उस दिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, बुद्धा कंपेयर्ड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स टू, बुद्धा मीन्स गौतम बुद्ध, ठीक है, उनके बारे में ये क्वेश्चन कि बुद्ध ने नश्वर मनुष्यों के जीवन की तुलना किससे की। मॉर्टल मीन्स नश्वर, ठीक है,
नश्वर मनुष्य की तुलना किससे की? तो उन्होंने इसकी तुलना की है सी राइप फ्रूट्स फॉलिंग एंड अर्थन वेसल्स ब्रेकिंग। भगवान बुद्ध ने इसमें समझाया है कि कैसे पके फलों का गिरना और मिट्टी के बर्तनों का टूटना निश्चित है, वैसे ही इंसान का भी क्या है, मरना तय है। वो एक न एक दिन आया है तो उसी प्रकार से जाएगा भी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन फायर एंड आइस? इस चैप्टर के अंदर फायर एंड आइस के अंदर जो आइस है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? तो कोल्ड वेदर को, ठीक है, हैट्रेड एंड इंडिफरेंस को। तो आपके ऑप्शंस है कोल्ड वेदर को, हैट्रेड एंड इंडिफरेंस को, पीस को, लव को। तो बी हो जाएगा हैट्रेड एंड इंडिफरेंस को। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है? तो नफरत और उदासीनता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, व्हाई डिड द यंग सीगल्स मदर स्टॉप मिडवे व्हाइल गिविंग हिम फिश? ठीक है, तो वो जो यंग सीगल थी उसकी माँ ने उसे मछली देते समय बीच में ही वो क्यों रुक गई? इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि क्या है, माँ चाहती थी कि भूख के कारण वो चट्टान से छलांग लगाए और इसी बहाने क्या करे, वो अपने पंख फैलाना सीखे और वो उड़ सके। इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, टू कंपेल हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर। व्हाट वाज लेंचोस ओनली होप? ठीक है, लेंचो का ओनली होप, होप, आखिरी उम्मीद क्या था? ठीक, तो उसका आखिरी उम्मीद था कि उसकी जो फसल बर्बाद हो गई थी, किस चीज से? ओलावृष्टि से। ठीक है, उसका फसल बर्बाद होने के बाद उसका जो विश्वास था भगवान के ऊपर, तो उसने भगवान पर ही भरोसा जताया कि अब सिर्फ मुझे भगवान से ही उम्मीद है, बाकी नहीं तो हम तो भैया बर्बाद हो गए। तो हेल्प फ्रॉम गॉड। क्वेश्चन नंबर 14 है, नेल्सन मंडेलास ट्विन ऑब्लिगेशंस आर? नेल्सन मंडेला का ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है? ट्विन ऑब्लिगेशन मतलब जुड़वा कर्तव्य बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर दोहरा कर्तव्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, ए ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। ठीक है, कर्तव्य किसके किसके प्रति? अपने परिवार के प्रति और अपने देश के प्रति। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज अ बंगाल टाइगर अकॉर्डिंग टू द पोएम? पोएम के अनुसार आप बंगाल टाइगर को कैसे पहचाने? आपके ऑप्शंस में से बी नंबर सही हो जाता है, बाय ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द बेकर नॉन इन गोवा? ठीक है, बेकर्स को गोवा में किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शंस में से बी नंबर आपको याद होगा आराम से, पैडर, पैडर के नाम पे जाना जाता है उन्हें। ठीक है, देखिए गोवा की जो पुर्तगाली संस्कृति में ब्रेड बनाने वाले बेकर्स को हम लोग क्या कहते थे? वो लोग उस समय में है ना पैडर कहते थे। तो बस वही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ गोवन बेकर्स कॉल्ड? गोवा के जो बेकर्स हुआ करते थे उनके ट्रेडिशनल ड्रेस को क्या कहा जाता है? क्या धोती कहा जाता है, कबाई कहा जाता है, शर्ट या ट्राउजर्स? तो कबाई कहा जाता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? वल्ली का डीपेस्ट डिजायर क्या था? ठीक है, अगर इसका हिंदी समझेंगे तो वल्ली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी? इसमें आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, टू राइड द बस। उसे बस राइड करना था, बस में बैठना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू किसा गौतमी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्रीफ? ठीक है, किसा गौतमी के अनुसार सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है, लूजिंग लव्ड वंस एंड डेथ। ठीक है, किसी अपने चाहने वाले को खोना और मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डिड कस्टर्ड द ड्रैगन डू टू द पैरट? पैरट के साथ ड्रैगन ने क्या किया? ठीक है, तो आपका ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, बी सही हो जाता है, ही गॉब्ड हिम अप। उसने उसे क्या कर लिया था? खा लिया था भाई, चबा चबा के उसको खा लिया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। सभी उसे क्या समझते थे? डरपोक, है ना। लेकिन उसने क्या किया था? उससे वो फाइट भी किया, उसके गोलियों से बचा भी, और फाइनली उसे मारकर खा भी गया, और इस प्रकार से सबको उसने बचा लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द टाइगर्स क्वाइट रेज इन द केज? केज के अंदर टाइगर का जो शांत क्रोध है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ही इज एंग्री बट हेल्पलेस इनसाइड द केज। ठीक है, वह गुस्सा है लेकिन पिंजरे के अंदर क्या है? बेबस है बेचारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन कुर्ग द कोडावूज आर नोन फॉर देयर ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड ब्रेवरी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कुर्ग में कोडावूज अपनी किस परंपरा के लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं अपने अतिथि का सत्कार, सम्मान और वीरता के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? इसके राइटर खुद नेल्सन मंडेला ही है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ठीक है, जब आदमी अपनी कहानी खुद लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और अगर मेरी कहानी, मान के चलिए किसी की कहानी कोई लिख रहा है, तो वो हो जाता है बायोग्राफी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वाई वॉज द यंग सीगल अलोन ऑन द लेज? ठीक है, युवा सीगल चट्टान पर अकेले क्यों था? ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी सही हो जाता है। बी में क्या है? ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई वाइल हिज सिबलिंग्स हैड फ्लोन अवे। ठीक है, वो उड़ने से डर रहा था जबकि उसके जो छोटे भाई बहन थे वो लोग क्या कर चुके थे? ऑलरेडी
उड़ चुके थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट वाज द नरेटर्स गोल इन द ब्लैक एरोप्लेन? द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर में नरेटर का गोल क्या था? तो देखिए सी यहाँ पर आपका ऑप्शन, टू रीच होम फॉर इंग्लिश ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। ठीक है, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्या चीज का मेंशन हुआ है? बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट का। तो वो नाश्ते के समय तक अपने घर पहुंचना चाहता था, सिंपल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, इन फायर एंड आइस व्हाई डज द पोएट साइड विद दोज हु फेवर फायर? फायर एंड आइस में कवि उन लोगों का पक्ष क्यों लेता है जो आग का समर्थन करते हैं? ठीक है, क्योंकि उसने उसमें बताया है कि आग से भी धरती खत्म होगी और बर्फ से भी धरती खत्म होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने पक्ष किसका लिया है? तो आग का लिया है। ठीक, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी क्या कहता है, बिकॉज ही हैज टेस्टेड द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन डिजायर, लालच और तीव्र इच्छाएं जो कि फायर को दर्शाती है। ठीक है, दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, व्हाट कॉज नतालिया एंड लोमो टू आर्ग्यू रिपीटेडली? ठीक है, नतालिया और लोमो के बार बार झगड़ा करने का या फिर बहस करने का कारण क्या था, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन में बी कहता है, ऑनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोस। ठीक, इसका जिक्र हुआ है कहानी के अंदर, एंड देयर डॉग्स, और उनके जो कुत्ते थे उनके ऊपर। ठीक, अब इस कहानी के अंदर हमको दिखता है नतालिया और क्या लोमो बार बार बहस करते हैं, बार बार झगड़ा करते हैं किसके ऊपर? तो अपने कुत्तों के ऊपर और साथ ही साथ ऑक्सन मेडोस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ऑक्सन मेडोस क्या होता है? ठीक है, जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा, वो छोटा सा हिस्सा जहां पर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जानवरों को खूंटते हैं ना, रखते हैं, खूंटते हैं, वो वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ऑक्सन मेडोस कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डिड राजवीर डिस्क्राइब अबाउट टी इन चाइना? ठीक है, राजवीर ने चीन में चाय के बारे में क्या बताया? तो आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी बता रहा है कि बी सही है। क्यों है देख लेते हैं। दैट टी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन के ऊपर, जो कि आपका सप्लीमेंट्री रीडर जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, उससे इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन इजी नहीं मिलते हैं ना। देखिए क्वेश्चन सेट करने वाला भी इस बात का ध्यान रखता है, अगर आपके पास 10 क्वेश्चन है तो उसमें से वो 3 तो बहुत ईजी देगा, ठीक है, और 3 बहुत हार्ड दे देगा, और बीच के जो 4 बच गए ये रहेगा एवरेज। ठीक है, तो इजी वाले सभी बना लेते हैं, एवरेज वाले कुछ बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं, तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है, और हार्ड वाले वही बना पाते हैं जिनकी तैयारी एकदम तगड़ी टाइप की होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, थोड़े डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं। एक वीडियो इसका और आएगा, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस पिछले 5 से 10 सालों के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो इजी हो या डिफिकल्ट हो, मैं उन्हें एक अलग वीडियो उनका बना दूंगा जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल एमसीक्यू के माध्यम से, लॉन्ग आंसर्स के ऊपर अगर आपको मदद चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे ताकि मैं वो बता सकूं। ठीक, सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट? ठीक है, ट्रिकी की बीमारी का प्राथमिक कारण क्या था? ठीक, व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन? तो हमको बताना था, ये ऑप्शन देखिए बी यहाँ पर है, ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। उसे बहुत ज्यादा ही खिलाया जा रहा था, ज्यादा खाना खाना और व्यायाम की कमी, खा बहुत रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो मोटा थुलथुल होगा कि नहीं? बस वही हो गया था बेचारा, बस मरने मरने को था, कुछ दिन में टपक ही जाता। खैर डॉक्टर ने देख लिया, उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना मैडम ने तो उसे प्यार दुलार करके मार ही दिया था समझो। चलो, इसीलिए कहते हैं अति सर्वत वर्ज्य, ज्यादा प्यार भी नुकसानदेह ही होता है। वाई डिड हरी सिंह गो बैक टू अनिल? ठीक है, हरी सिंह, क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड हरी सिंह गो बैक टू अनिल? जो हरी सिंह था वो दोबारा वापस क्यों लौट गया था अनिल के पास? ठीक है, हालांकि उसने तो पैसे चोरी कर लिए थे, वो सक्सेसफुली चोरी कर कर भाग भी गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसके पास क्यों लौट जाता है? आपके ऑप्शंस में से देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है, बिकॉज ही वांटेड टू लर्न टू रीड एंड राइट। वो लिखना पढ़ना सीखना चाहता था। ठीक है, इस वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल? ग्रिफिन इनविजिबल कैसे बना? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही बता रहा है, देखते हैं, बाय स्वॉलिंग सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ बहुत ही दुर्लभ दवाइयां खाकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टर्न रिचर्ड एब्राइट इनटू अ साइंटिस्ट? रिचर्ड एब्राइट को किस चीज ने क्या बना दिया? एक साइंटिस्ट बना दिया। ये ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, इसमें सही है, क्या है भाई? हिज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज एंड द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, इन दो चीजों ने उसे क्या बना दिया? साइंटिस्ट बना दिया। इस चीज ने क्या किया था? उसे मोटिवेट कर दिया था, और उसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, वो लगा रह गया, उसका इंटरेस्ट कभी इन चीजों से खत्म ही नहीं हुआ, और फाइनली एक दिन वो क्या बन गया? एक साइंटिस्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द रियल प्राइस ऑफ द नेकलेस मटिल्डा लॉस्ट? ठीक है, उसका सही दाम क्या था भाई? 500 प्राइस। और क्यों इतना कम दाम था उसका? क्योंकि वो क्या था? डुप्लीकेट था। भले उसके चक्कर में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद ही कर लिया। ठीक है, 10 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड वॉलिस टीचर प्ले अ वाइटल रोल? वाई की जगह इसमें हाउ होना चाहिए था कि कैसे निभाई। सर
कैसे निभाई उस बोली कि टीचर ने एक अहम भूमिका इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, सी गेव हर कॉन्फिडेंस एंड टॉट हर टू स्पीक, ठीक है। उसने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने उसे बोलना सिखाया, जिसके बाद अंत में क्या हुआ, उसने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा, अपने लिए आवाज उठाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज ओजावेल्स मेन वेपन इन द मिडनाइट विजिटर, ठीक है। ओजावेल का मेन वेपन क्या था मिडनाइट विजिटर में, तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए बी हो जाता है, हिज विट एंड हिज इंटेलिजेंस। कैसे भाई, देखिए ओजाबेल ने केवल अपनी बातों और बुद्धिमानी से ही दुश्मन को क्या कर दिया था, उसमें हरा दिया था। कोई हथियार तो था नहीं उसके पास, लेकिन कुछ इस प्रकार से अपने बातों में फंसाया कि बेचारा कूद के निपट जाता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डिड हॉरेस डेनबी रॉब एवरी ईयर, हॉरेस डेनबी हर साल चोरी क्यों किया करता था, आपको ये बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही बोल रहा है, टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसको शौक था भाई एकदम रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ने का, और बस इसी चीज के लिए क्या किया करता था, चोरी किया करता था। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, व्हाई डिड थिंक टैंक थिंक, रुके, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डिड थिंक टैंक, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई डिड थिंक टैंक, अरे यार रुक जाएंगे, व्हाई डिड थिंक टैंक थिंक बुक्स वर सैंडविचेस, ठीक है। थिंक टैंक ऐसा क्यों सोचता है किताबें क्या है, वो सैंडविचेस है। थिंक टैंक किताबों को सैंडविच क्यों समझता है, क्यों सोच लेता है ऐसा, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाता है बी नंबर, ठीक। क्या कहता है, ही हैड नेवर सीन अ बुक एंड मिस इंटरप्रेटेड अर्थली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसने कभी भी किताब नहीं देखा था और जो धरती की जो चीजें हैं उन्हें वो मिस इंटरप्ट कर लेता है, मतलब उसके बारे में गलतफहमी वो रखता है, उसको सही जानकारी उसके बारे में नहीं होती है उसके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रिकी वाज एन एक्सेसिवली डैश डॉग, ठीक है। खाली जगह है यहाँ पे आपको भरना है, क्या है भाई, तो देखिए ओवरवेट एंड लिस्टलेस, क्या था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, मोटा और सुस्त, लिस्टलेस मतलब सुस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, व्हाट वाज द एज ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का उम्र क्या था भाई, 15 ईयर्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज डेथ, तो क्या करता है, जिस घर में रहता था उस घर के मालकिन उस मालिक के घर में ही आग लगा देता है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, कहता है लैंडलॉर्ड, ठीक। अपना रूम मालिक का ही घर में क्या करता है, आग लगा देता है। क्यों लगा देता है, तो कि मकान मालिक क्या किया था, उसे घर से निकालना चाहता था, ठीक है। और इस चीज का बदला लेने के लिए वो क्या करता है, उसे उसका सॉरी उसके घर को ही आग लगा देता है। क्वेश्चन नंबर 14, एब्राइट स्टार्टेड हिज साइंटिफिक रिसर्च विथ विच इंसेक्ट, रिचर्ड एब्राइट ने अपना जो साइंटिफिक रिसर्च था वो किस इंसेक्ट, ठीक है, किस कीड़े से शुरुआत किया था उसका, तो बटरफ्लाइज बिल्कुल है, हम लोग जानते हैं इस बात। क्वेश्चन नंबर 15, मटिल्डाज हस्बैंड वाज मटिल्डा का हस्बैंड क्या था, वो एक क्लर्क था ना, क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। आते हैं 17 में, भोलीज रियल नेम वाज, भोली का रियल नेम क्या था, तो उसका रियल नाम था भैया सुलेखा, सुलेखा नाम था उसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर डिड मैक्स डाई, तो मैक्स कहाँ मरा था भाई, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, बाय जंपिंग ऑफ द विंडो थिंकिंग देयर वाज अ बालकोनी, वहां पर बालकोनी सोच के वहां से कूदता है और वो निपट जाता है। चलो कोई नहीं, 18 उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, हॉरेस डेनबी वाज अ डैश मेकर, हॉरेस डेनबी क्या चीज बनाया करता था भाई, तो देखिए बी लॉक बनाया करता था, ठीक है। वो लॉक बनाने का काम किया करता था, लेकिन इससे उसका काम चला क्या, नहीं, क्योंकि उसकी इच्छाएं क्या थी, बड़े थी, इस वजह से वो चोरिया करता था भाई, तब ना किताब पढ़ेगा महंगा महंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, हु सेव्ड द अर्थ इन द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, तो आपका जवाब हो जाएगा अ नर्सरी राइम बुक मदर गूज, ठीक। नर्सरी में पढ़ाई जाने वाला एक किताब है मदर गूज, उस किताब ने बचाया धरती को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डिड डॉक्टर हैरियट गिव ट्रिकी फॉर द फर्स्ट 2 days, ठीक है। बी है ओनली वाटर, कुछ भी देता नहीं है, सिर्फ पानी देता है पीने को, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी चर्बी बहुत है शरीर में, उसे कुछ खाने की जरूरत है नहीं, पर पानी तो जरूरत है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, व्हाट वाज अनिल्स वे ऑफ अर्निंग मनी, अनिल का पैसा कमाने का तरीका क्या था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर है आपका, राइटिंग फॉर मैगजीन्स, वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था, वो कभी कभी लिखता था, हमेशा नहीं, और लिखकर पैसे कमाता था, इसलिए उसके पास कभी पैसा होता था और कभी वो पूरा कंगाल हो जाता था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई वाज ग्रिफिन इनविजिबल ओनली व्हेन नेकेड, ठीक है। ग्रिफिन जब नेकेड होता था, नंगा होता था, तभी वो इनविजिबल क्यों होता था, तभी अदृश्य क्यों होता था, तो इसका जवाब आपको देना है। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है, आंसर पढ़ते हैं, ओनली हिज बॉडी वॉज ट्रांसपेरेंट नॉट क्लॉथ्स, सिर्फ उसका शरीर ट्रांसपेरेंट हुआ था, ना कि उसके कपड़े, ठीक है। इसलिए वो क्या करता था, जब सभी कपड़े उतार देता था तो वो इनविजिबल हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट आर द गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, ठीक है। मोनार्क प्यूपा में गोल्ड स्पॉट्स जो थे, जो सुनहरे धब्बे थे, वो क्या थे, तो ऑप्शन देखिए बी यहाँ पर आपका सही बता, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही बता रहा है, क्या है, हार्मोन सेक्रेटिंग सेंटर। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी है हार्मोन सेक्रेटिंग सेंटर्स,
क्या इनका मतलब हो जाता है हार्मोन छोड़ने वाले केंद्र। ये धब्बे क्या थे, तितली के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न करते थे, जिससे वो आगे आगे बढ़ता था और उसका जैसा भी डेवलप होना है, उसको किस प्रकार का बनना है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मेनी इयर्स डिड मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर्क टू पे द डेब्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ मेनी इयर्स डिड मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर्क टू पे द डेब्ट। उस उधार को चुकाने के लिए, जो उन्होंने उस हार को खरीदने के लिए लिया था, उन्हें कितने साल काम करना पड़ा था? 10 साल करना पड़ा था बेचारी लोगों को। चलिए मुझे ये चैप्टर बड़ा हंसी आता है कि क्या बेचारी का जिंदगी हो सकता था अगर वो शांति से जीती, लेकिन उसको तो भैया चाहिए था कि ना, मैं तो अच्छे अच्छे पार्टियों में जाऊंगी, रात भर नाचूंगी डेगूंगी। लो भाई, अब ले लो मजे। 10 साल मजे लिए। तले उन्होंने इसने पार्टी में कुछ घंटे मजे लिए, फिर जिंदगी ने उनके मजे लिए। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। भोली वॉज द डैश डॉटर ऑफ रामलाल। ठीक है, क्या था? तो इसमें पूछा गया है कि भोली रामलाल की खाली जगह बताना है आपको। ठीक है, बेटी थी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या थी? तो वो फोर्थ डॉटर थी। ठीक है, उसकी चौथी बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु ट्रिक्ड हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी को किसने ट्रिक किया? ट्रिक करने से मतलब है उसको किसने धोखा दिया। ठीक है, तो किसने दिया था भाई? तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, अ यंग लेडी इन रेड। ठीक है, एक खूबसूरत यंग लेडी का उसमें जिक्र हुआ है, जो कि वो चोरनी थी। ठीक है, उसने उसे ठगा था, उसे धोखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज थिंक टैंक। थिंक टैंक व्यक्ति कहाँ था? वो तो एलियन था, अंडा था, छिला हुआ अंडा। खैर, बी नंबर में देख लेंगे, एरोगेंट एंड फुलिस। एक तो एरोगेंट, ऊपर से फुलिस। ठीक है, अभिमानी, दम घमंड से भरपूर, और ऊपर से मूर्ख। हालांकि ज्यादा घमंडी लोग मूर्ख ही होते हैं। देखिए कहानी में क्या है ना, वो खुद को बहुत बुद्धिमान मानता था, लेकिन एक्चुअली में क्या था, बहुत ही मूर्ख था। ठीक है, और फैसले भी मूर्खों वाले लेता था। से क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट वाज द अल्टीमेट लेसन ऑफ भोली। ठीक है, भोली का अंतिम सबक क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्या था? एजुकेशन इज द पैथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस, की शिक्षा ही आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का मार्ग है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमारे सभी 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। हाँ, 2-4 क्वेश्चन मुझे हटाने पड़े क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, 1-2 वीडियोस में और लाने वाला हूँ, जिसके अंदर पिछले कुछ सालों में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस में डालने वाला हूँ। फर्क नहीं पड़ता वो इजी है या डिफिकल्ट है, बट मैं वो ले आऊँगा और इसी प्रकार से एक्सप्लेन करते हुए उनको मैं बता दूंगा। आप वीडियोस को जरूर 1 से 2 बार जरूर देख लेना। 1 से 2 बार देखने पे क्या होगा ना, कि आपको एग्जाम के दौरान वो याद रह जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा उतना, क्योंकि मैं चीज़ों को हिंदी भी बता रहा हूँ। अगली वीडियोस में आपके राइटिंग सेक्शंस भी कवर होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बाकी अदर क्वेश्चंस भी कवर होंगे।